मेहमान खुसूसी और हमारे स्कूल के साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। अली जनाब मोहम्मद कयूम सर, सलीम अहमद सर और हमारे मेहमान खुसूसी वसीम अहमद, मोहसिन भाई और समीर भाई, अदनान भाई स्टेज पे तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर जलवा अफरोज सदर मुदर्रिस साहब मोहम्मद वक़ार सर, हमारे मेहमान खुसूसी व रूट सेवा टीम के मेंबरान आली जनाब वसीम अहमद कुरैशी साहब, मोहसिन भाई और समीर भाई और अदनान भाई। इसी के साथ साथ में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आली जनाब मोहम्मद कयूम सर, आली जनाब मोहम्मद सलीम अहमद सर और हमारे अजीज़ तलबा तालिबात, मैं आप सब लोगों का इस मजलिस में इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ। गुलों में रंग भरे वो बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे वो बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन के कारोबार चले। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज जो हम इस तकरीब में इस मजलिस में जो जमा हुए हैं, जिसका उन्वान है करियर गाइडेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अजीज तलबा और तालिबात को जो है गाइडेंस मालूमात सही ना होने की वजह से जो है वो अपना आगे का जो करियर है वो सही तरीके से बनाते नहीं है। तो इसी के सिलसिले में आज हमारी इस स्कूल में, विकास उर्दू हाई स्कूल में, आली जनाब सदर मुदर्रिस साहब की जानिब से और इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से इस मजलिस का इनेकाद किया है। चलो इस मजलिस को जो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी मजलिस की जो इब्तिदा होती है वो कुरान पाक की तिलावत से होती है। इसलिए मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। ज़हे उल्फत में हमने पूछा, ज़हे उल्फत में हमने पूछा, तिलावत करे कहाँ से पहले। ज़हे उल्फत में हमने पूछा, तिलावत करे कहाँ से पहले। तो हर एक आयत पुकार उठी यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। मैं माही अहमद, फहीम अहमद जो 10वीं जमात के तालिब इल्म है, मैं उनको यहाँ पर दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फिहा सिराजन व कमरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा व अरादा शुकूरा व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा व इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। अस्सलामु अलैकुम। तो ये थे हमारे स्कूल के तालिब इल्म, जिन्होंने जो है बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो है तिलावत कलाम पाक पेश किया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अब तकरीब का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम गुलपोशी को शुरू करते हैं। तो मैं आज की इस तकरीब में मौजूद हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब वसीम अहमद कुरैशी साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मैं हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस साहब वक़ार अहमद सर को दावत देता हूँ कि वो आए और इनकी गुलपोशी करें।
दूसरे मेहमान खुसूसी अली जनाब मोहसिन भाई, इनकी गुलपोशी के लिए मैं सलीम सर को दावत देता हूं कि वो आए और मोहसिन भाई की गुलपोशी करें। हमारे मेहमान खुसूसी समीर भाई, इनकी गुलपोशी के लिए मैं मोहम्मद कयूम सर को दावत देता हूं कि वो आए और इनकी गुलपोशी करें। हमारे मेहमान खुसूसी अदनान भाई, इनकी गुलपोशी के लिए मैं जुबैर भाई को दावत देता हूं कि अदनान भाई की गुलपोशी करें। हमारे इस तकरीब में मौजूद मेहमान खुसूसी इजहार सर, इनकी गुलपोशी के लिए मैं कयूम सर को दावत देता हूं कि वो आए और इजहार सर की गुलपोशी करें। आज की इस तकरीब में हमारे दरमियान मौजूद वरूड सेवा टीम के मेंबरान और अशखास यहाँ पे मौजूद है, तो मैं स्कूल के सदर मुदर्रिस साहब और इंतजामिया कमेटी की जानिब से दिल की गहराइयों से उनका खुश आमदीद करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का जो उन्वान है करियर गाइडेंस, तो हमारे दरमियान में मौजूद आज इंतहाई काबिल एहतराम अशखास जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले जो है मैं जो वरूड सेवा टीम की कुछ जो कारकिर्दगी जो है उस पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा, और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो वरूड सेवा टीम मुझे माफ़ करे। वरूड सेवा टीम की जो कारकिर्दगी और उनके कामों पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जिनके अमल तदरीस और इंतज़ामी उमूर से नस्ल नौ गोहर नायाब बनी है। आप जो है पैशन और प्रोफेशन को एक करके डिवोशन और डेडिकेशन से जो अपना फर्ज निभा रहे हैं। वरूड सेवा टीम के जो मेंबरान हैं वो वरूड के अतराफ में, जैसे प्रॉपर अगर वरूड हो या वरूड के अतराफ का जो हिस्सा है, इन्होंने जो है एक तालीमी इनकलाब जो है बर्पा किया है। इनके जो है जो काम है वो अलग अलग काम है कि जैसा मिसाल के तौर से अगर किसी को जो है कोई तालिब इल्म को माशी एतबार से अगर कोई मदद देना हो तो भी जो है ये लोग उनकी मदद करते हैं। इसी के साथ साथ में आज हम देखते हैं कि हमारी कौम में जो है सबसे ज़्यादा अगर कमी है वो है गाइडेंस की, क्योंकि हमारी कौम का जो म्यार है तालीम का हम सबको मालूम है। तो इसके सिलसिले में जो है ये लोग ऐसे तलबा तालिबात या ऐसे जो हायर एजुकेशन में हैं उनको जो अलग अलग जो एग्जाम्स होता है या पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत है तो ये जो लोग हैं डोर टू डोर जाके जो है उनकी रहनुमाई करते हैं। इस तरह से जो है और इनके बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये टीम को जो है जज़ाए खैर दे और जो है इनकी उम्र में इनके कामों में जो है अल्लाह और बरकत दे। इसके साथ साथ में इनकी जो है और बहुत सी कुर्बानियां हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जहां तक मुझे मालूम था मैंने जो है आपको इनके बारे में मालूमात आपको दिया है। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम जो है जो हमारे मेहमान खुसूसी उनको जो है मैं ये स्टेज संभालना स्टेज देना चाहता हूं मैं, क्योंकि जो है हम जो है सब लोग इन सब के लिए जमा हुए हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद जो अजीम शख्सियत आली जनाब वसीम अहमद कुरैशी, इनको जो है मैं इस शेर के साथ दावत देता हूं कि वो आए और जो है अपने तकरीरी फरमान पेश करें। वो चांद है तो अक्स भी नजर आएगा, वो चांद है तो अक्स भी पानी में नजर आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में नजर आएगा। मैं यहाँ पे वसीम अहमद सर को दावत देता हूँ कि वो आए और आगे का सिलसिला शुरू करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? अच्छा, सुबह से स्कूल थी शायद, थोड़ा भूख भी लग गई होगी। नहीं, हम समझते हैं, तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। ये मुख्तसर सा सेशन रहेगा, लेकिन ये मुख्तसर सेशंस के अंदर जब आप यहाँ से उठोगे तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना एक मकसद लेकर उठोगे कि सिर्फ मुझे पढ़ाई नहीं करना है बल्कि मुझे कौम की खिदमत भी करना है। तो ये चीज़ें रहेगी। इसके अंदर में क्या चीज़ें, जैसे वासिक सर ने बताया आपको मुख्तसर सा तारुफ सेवा के बारे में, उस पर भी मैं कुछ रोशनी सेशंस के आखिरी में डालूँगा। तो मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा सेशन की नौयत क्या रहेगी। सेशंस मुख्तसर से ये रहेगा कि हमने इसके 2 भाग किए। पहले पार्ट के अंदर हम आपको करियर गाइडेंस से मुताल्लिक कुछ चीज़ें बताएंगे कि क्या चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, और दूसरे पार्ट के अंदर आपके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती है कि सेवा कैसे आपको हेल्प कर सकती है, इसके ऊपर में हम मुख्तसर सा तारुफ करेंगे। जो आज का प्रोग्राम जैसे हमने बताया कि करियर गाइडेंस, तो हमने क्या किए है, सेवा की तरफ से हमने एक मिशन रहनुमाई प्रोग्राम इनक़द की एक सीरीज़ चला रहे हैं। इसके अंदर में 10th और 12th के बच्चों के लिए प्रॉपर करियर गाइडेंस और उनके माइंडसेट पे काम करना है, ताकि वो अपना गोल सेट कर सके और पढ़ाई के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उस पर काम कर सके। दूसरे इसमें साथ में जैसे आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्रोग्राम, तो एग्ज़ाम में कैसे पढ़ाई करना है इसके बारे में भी आपको मुख्तसर से टिप्स दिए जाएंगे। मुझे ये बताइए, कितने लोग एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। और जो नहीं उठा रहे हाथ, वो नहीं होना चाहते हैं। वेरी गुड। कितने मार्क्स का आपका टारगेट आपने रखा है? कितने मार्क्स लेना है बताओ? 90+। आपको? अच्छा, आप कितने लेना चाहते हैं? क्यों खामोश है आप? बोलने में क्या हिचक है हमें? अगर हम 90% बोलते हैं या 80% बोलते हैं तो क्यों नहीं बोल पा रहे? यही चीज़ें हमें दूर करना है, क्योंकि देखो जब हम समाज में रिटर्न बैक जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए होती है, चैलेंजेस होती है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप में और मुझ में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। आपको पता है क्या चीज़ कॉमन है? विकास उर्दू हाई स्कूल से मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई की, और यहाँ पे इसी स्कूल, ये जब स्कूल वहाँ जामा मस्जिद में हुआ करती थी, तो मैंने अपना 10th से वो पढ़ाई किया। उसके बाद 12th उर्दू हाई स्कूल से, तो मेरा एजुकेशन उर्दू में हुआ। उसके बाद इंजीनियरिंग हुए, एमटेक हुए। सो ये सारी चीज़ें हमने किए। तो कहाँ से बिलोंग करता हूँ? मैं भी इसी स्कूल से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा समझिए कि कुछ सालों पहले तक मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, बल्कि आप ही के दरमियान था। वहीं से निकल के मैं आज यहाँ हूँ, और आज आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है। इसीलिए एक ये जो मिशन रहनुमाई लेके चल रहे हैं, ताकि अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए तो वो बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। कोई पढ़ के बता सकता है कि ये क्या लिखा है? बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। अच्छा, तुम पढ़ के बताओ, कोई भी एक पढ़ लो। जीतने वाले लोग कोई अगले काम नहीं करते, अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कामयाब बनता है, या जो आज जिनको देखते हो कि किसी ने बिज़नेस में अच्छा नाम कमाया है, कोई अच्छा डॉक्टर बना है, कोई अच्छा कलेक्टर बना है, या किसी भी शोबे में कोई अच्छा आलिम दीन बना है, तो उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया। या स्कूल में किसी ने 90% लेकर आया तो कोई उसने अलग काम नहीं किया, बल्कि उसने उस काम को अलग ढंग से किया है। तो वो अलग ढंग क्या है, वो अलग तरीका क्या है, वो चीज़ आपको सीखना है। अब इसमें क्या चीज़ आती है कि उस अलग ढंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या रहता है? जब भी हम माइंडसेट की बात करते हैं तो उसके 4 पहलुओं पे हमको नज़र देने की ज़रूरत होती है। कितने पहलुओं पर? 4 पहलुओं पे। पहली चीज़ आती है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है आपका नज़रिया। दूसरी चीज़ आती है आपका बिहेवियर। जैसा आपका नज़रिया रहेगा वैसा आपका बिहेवियर रहेगा। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है, आपका नज़रिया इस्लामिक है, आपका नज़रिया समाज के प्रति कुछ करने का है, आपका नज़रिया खिदमत खल्क का है, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। अगर आपका नज़रिया खिदमत खल्क का नहीं है तो आपका नज़रिया भी वैसा नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ों में अपने आप को पीछे पाओगे। फिर जब आपका नज़रिया हो जाता है तो अब आपको उस पर काम करना है, इसे कहते हैं एक्शन। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको मिलती है कामयाबी, राइट।
अब मैं इस एटीट्यूड को समझाने के लिए बड़ी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने समझ ली है ना तो ऐसा समझिए कि ज़िंदगी में आपकी काया पूरी पलट जाएगी और जो चीज़ आप पाना चाहते हो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी। तो हुआ ये था कि एक हफीज़ नाम का अफ्रीका में एक शख्स हुआ करता था। तो वो खेत में काम करता था। हम भी एक गांव से बिलोंग करते, शेंदुजना घाट, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारा तबका खेत में करता, तो वो भी अपनी तरह खेत में जाता था। खेत से काम करना, शाम को अपने घर पे आना, सामने ऐसी ग्राउंड था तो खटिया पे लेट के आराम से। तो वो खुश था, संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं थी। वो डेली उसका यही काम हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी खटिया पे बाहर बैठा था, तो वहाँ से कोई एक शख्स गुज़रा जिसे कुछ पानी की प्यास लगी। तो उसने, वो शख्स ने वहाँ पर आया और वो कहने लगा कि भाई मुझे पानी वगैरह, तो बैठे, गपशप लगने लगी। तो वो शख्स ने बताया क्या हीरो के बारे में। तो हीरो के बारे में जब बताने लगा सर वो, तो वो कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास, बोले हफीज़, अगर अंगूठे जितना बड़ा हीरो हो तो शायद तुम पूरा गाँव ख़रीद लो, और मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो शायद तुम पूरा का पूरा मुल्क ख़रीद सकते हो। अब क्या हुआ कि ये बताने के बाद वो शख्स तो चला गया, लेकिन उसकी हफीज़ की जो नींद थी ना वो उड़ गई। जो सेटिस्फेक्शन था, जो वो शांति से सोया करता था, वो उसके तरफ से चला गया। क्यों? क्योंकि उसे बेचैनी लगने लगी कि काश मुझे हीरे मिल जाएंगे तो मैं अच्छा अमीर बन जाऊंगा या मेरी कंडीशन सुधर जाएगी। तो उसने क्या किया ना कि उसने सोचा ना समझा, उसने ये सोचा कि भाई मैं मेरा खेत बेचूंगा, जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं हीरो की तलाश में निकल जाऊँ। तो उसने वो खेत अपने एक पड़ोसी को बेच दिया कि भाई तुम्हें जितने में लेना है तुम ले लो और मुझे कुछ दे दो क्योंकि अर्जेंट काम है। अब उसे पैसे मिल गए, उसने कुछ पैसे अपने बीवी बच्चों के लिए रखा और वो हीरो की तलाश में अफ्रीका में घूमा। उसके बाद वो नॉर्थ अमेरिका गया, साउथ अमेरिका गया। आखिरकार वो निराश होकर, उदास होकर, मायूस होकर उसने एक नदी में कूद के अपनी ज़िंदगी गंवा दी, ख़ुदकुशी कर ली। अब क्या हुआ, उसका चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन जो नया मालिक था खेत का, एक दिन ये उसी खेत में, जो इसने खेत लिया था हफीज़ का, उस खेत में अपने ऊँटों को पानी के लिए कहीं पीछे में जैसे नदी होती है तो वहाँ पे नाले के पास में वो अपने ऊँटों को पानी पिलाने लेकर गया, चरा रहा था। तो क्या देखता है कि कुछ चमकते से पत्थर उसको नज़र आए। जब उसने वो पत्थरों को देखा तो उसने सोचा कि घर में डेकोरेशन के लिए ये पत्थर बड़े अच्छे लगेंगे। तो उसने उस पत्थरों को अपने घर ले आया और कुछ यहाँ पे लगा दिया, कुछ घर के बाहर लगा दिया कि बड़े रंग बिरंगी से। तो कुछ दिन के बाद उसी शख्स का गुज़र हुआ जो पहले हफीज़ से मिला था। उसने जब वो देखा तो अपने वहाँ पे वो रुका और वही शाम के वक्त में गांव के अंदर जो हुआ करता था, तो वो बैठा वहाँ और पूछने लगा क्या हफीज़ वापस आ गया है। तो उस नए मालिक ने कहा कि हफीज़ तो वापस नहीं आया। तो बोले क्यों, आप क्यों पूछ रहे? तो नहीं, बोले ये पत्थर जो दिख रहे हैं तो ये हीरे हैं बोले। तो वो तो बड़ा शौक हो गया, साहब क्यों मजाक करते हैं, गरीब आदमी के पास में कहाँ से हीरे मिलेंगे। नहीं, ये हीरे ही है बोले, मैं उन्हें देखते से ही पहचान लेता हूँ क्योंकि मैं हीरो का माहिर हूँ। फिर उसने घर में बुलाया, ऐसे तो बोले बहुत सारे, उसने पूरे घर में सजा रखा था डेकोरेशन के लिए। तो बोले ये आपको कहाँ से मिला? तो ये बोले मुझे उस खेत में, हफीज़ के खेत जो मैंने ख़रीदा था, जब वहाँ गए उसने कुछ नमूने लिया और तो पाया कि उस खेत में दूर दूर तक के हीरे ही भरे थे। आप सोचिए, अब ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था आपको पता है? कि ये कहानी हमें दो सबक देती है। पहला सबक ये देती है कि मौके हमेशा हमारे कदमों के नीचे दबे हुए रहते, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अगर हफीज़ सारी दुनिया ना घूमते पहले अपने खेत को तलाश कर लेता तो शायद उसे सारी दुनिया में ना जाना पड़ता, उसकी जान नहीं जाती। पहला सबक ये मिलता है कि मौके हमेशा हमारे कदमों के नीचे दबे रहते। बोलिए, मौके हमेशा हमारे कदमों के नीचे दबे हुए रहते, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। दूसरा सबक ये चीज़ हमें देती कि सही वक्त पर लिया गया सही फैसला ही सही होता है। क्या होता है? सही वक्त पर लिया गया सही फैसला ही सही होता है। अगर आप गलत वक्त पे सही फैसला लेंगे तो वो आपका फैसला सही है, लेकिन वक्त गलत है तो गलत होगा। इसको ऐसे कि हफीज़ अगर जल्दबाजी नहीं करता, सही वक्त पर सही फैसला लेता कि उसे खेत तो बेचना होता, लेकिन वो हीरो को तलाश करने के बाद खेत बेचता तो कहीं ज़्यादा उसको पैसे मिलते। फैसला सही था अगर देखा जाए कि चलो ठीक है, क्योंकि हीरे निकलने के बाद बेचना तो है ही, लेकिन उसका फैसला गलत था। तो ये कहानी आप हमेशा याद रखना। अब इसके कैसे होता है कि ये जो मौका है, ये जो करियर गाइडेंस का आपके लिए प्रोग्राम है, ये आपके लिए एक रहनुमाई है, और जो 10वीं का साल है वो आपके लिए एक मौका है। अगर आपने इस मौके को नहीं समझा तो ये आपके लिए फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, समझे? तो ये चीज़ आपको बताना था।
दूसरी चीज़ होती है गोल सेटिंग एंड एम्स। मुझे ये बताइए कितने लोग इसमें से डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए अपना। वेरी गुड। 2 लोग, 3 लोग, 4, 5 लोग, माशाल्लाह। लड़कों में संतरे का बिजनेस या और कुछ क्या करना है? लड़कियां, हम हर जगह जा रहे हैं तो हमने देखे कि लड़कियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते हो? ये भी चीज़ें रहती है, लड़के भी होते हैं, लड़कियों के लिए और फ्री में होगा, मैं उस पर बात करूँगा। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? जब हमारे पास में गोल नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये चीज़, सवाल पूछने का सेशन ये है कि गोल कितना इंपॉर्टेंट है। ज़रा गौर से तवज्जो दीजिए इधर। मुझे ये बताओ, आपकी एक ट्रिप जा रही है, पिछली बार आपकी ट्रिप कहाँ गई थी स्कूल की? द्वारका पार। तो आप क्या ऐसी ट्रिप के अंदर में जाना पसंद करोगे जहाँ आपके टीचर्स हो, एक गाइड हो, अच्छी बस हो, सारी चीज़ें, और आपको आपकी द्वारका का डायरेक्शन मालूम है, तो क्या आप इसमें जाना पसंद करोगे? यस, बिल्कुल। आप, सिंपल सी बात है, आपको ये नहीं पता, बस खड़ी हुई है, बस में ड्राइवर नहीं है, आपके टीचर्स नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी ट्रिप कहाँ जा रही है, तो क्या आप ऐसी बस में बैठना पसंद करोगे? क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं बैठ रहे? बस तो वही है ना, क्यों नहीं बैठोगे? गाइडेंस नहीं है और कहाँ जा रही है पता नहीं है। तो सेम ज़िंदगी में फिर हम ऐसी जगह क्यों बैठते जब हमको ये चीज़ें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है? तो फिर हमारे पढ़ाई करने का क्या मकसद हो गया? कोई मतलब रहा? जब हम पढ़ाई कर रहे तो क्या सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं? वो तो वैसे भी मिल जाएंगे, किसी को 35 मिलेंगे, किसी को 40 मिलेंगे, कोई 50, कोई 60 करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है, ऐसी शिप में बैठना है, ऐसा गोल डिसाइड करना है ताकि आपका निशाना परफेक्ट लगे, और ऐसी शिप में बैठना है जिसके अंदर आपको डायरेक्शंस का पता हो। जब आपको डायरेक्शंस पता होंगी तो उसी में जो आपके टीचर्स गाइडेंस, जैसे बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे कि ये मुंबई से दुबई जा रही है, अब ये शिफ्ट अगर कभी समंदर में खो जाती है और इसमें कोई क्रू नहीं है, चलाने वाला नहीं है, तो ये समंदर में कहाँ जाएंगे किसे पता नहीं। लेकिन अगर इसमें क्रू है, इसमें चलाने वाले लोग हैं, इसमें इंजन है, सेक्शन इंजीनियर है, सारे लोग बैठे, तो आप सेटिस्फाइड से मुंबई से दुबई पहुँच सकते हो। इसीलिए ऐसे ही शिप में बैठना है, तो वो क्या है आपका गोल। गोल ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या होता है कि आपको स्मार्ट गोल बनाना है। मीन्स स्मार्ट गोल का मतलब ये रहता है कि आपका स्पेसिफिक गोल चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। ये हो गया आपका स्मार्ट गोल। दूसरी चीज़ आती मेजरेबल, मतलब कि मैं उसे कैसे अचीव करूँगा। अब मुझे बनना है डॉक्टर लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं उन लोगों से जाके पूछेंगे जिसे इसके बारे में पता है। किससे पूछोगे? जिसे उस बारे में पता है। फिर आता है कि आपने उनसे पूछ लिया, उन्होंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, अब आपका काम है कि आपको उसको प्रॉपर तरीके से काम करना है। काम नहीं करोगे तो मैंने जैसे बताया कि एक्शन नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। फिर वो आपकी फील्ड से रिलेवेंट है या नहीं है, आपके इंटरेस्ट को रिलेवेंट है या नहीं है, और उसके लिए कितना आपको टाइम देना है। नहीं तो सर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 5-5 साल दे रहे, 6-6 साल दे रहे, कलेक्टर तो बनना है, लेकिन ये टाइम बॉन्ड अगर कभी नहीं देंगे तो क्या सारी ज़िंदगी हम पढ़ते ही रहेंगे क्या? एक टाइम बॉन्ड हमको क्लियर करना है कि मुझे ये तारीख तक के नीट को क्लियर करना ही करना है। ये सारी चीज़ें इसमें हम मेंशन करते हैं। 2 चीज़ें मैं जैसे बता रहा था एग्जाम्पल के अंदर में, कोई पढ़ के बता सकता है क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, ये गोल हो गया। तो अभी आपका क्या गोल है ना, एग्जाम में पास होना। तो अभी पहले आपको इसको फोकस करना है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको क्या बनना है लाइफ में, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ और आप सभी को ये एक्टिविटीज़ करना है कि 2 कार्ड लेना, आधार कार्ड अपना होता है ना, उसने साइज़ का एक पेज लेना। एक पेज के ऊपर में लिखना है कि मुझे ये तारीख तक के डॉक्टर बनना है, मुझे ये तारीख तक के एग्ज़ाम क्लियर करना है। उस पेज को लेमिनेशन कर लेना। लेमिनेशन करने के बाद में जैसे आधार कार्ड अपने पास रखते हो और उसको डेली देखो, उससे क्या होगा ना कि आपको आपका मकसद पता लगेगा कि मुझे क्या करना है। फिर उसमें और आप सेंटेंस कर सकते हो, क्योंकि देखो सिर्फ डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमको रिटर्न बैक टू द सोसाइटी देना है, मतलब अपनी कौम की खिदमत करना है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती है। एक ये करियर चार्ट है, इसके अंदर में हमने पूरा बनाया। पिछली बार हमने शेयर भी किए थे आप लोगों के साथ में कि 10वीं के बाद में क्या होता है। देखिए 3 साल का डिप्लोमा होता है,
फिर आप 12वीं के लिए जा सकते हो, 12वीं में कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस है, फिर उसके बाद में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, ये सारी चीज़ें ये हमने दिए थे। आपको कुछ लगा भी किसी को तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हो, तो एक इसकी प्रिंट आउट निकाल के हम आपको व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे, तो आप उससे ले सकते हो। ये चार्ट आप अपने घर में लगा सकते हो ताकि आपको पता हो कि मुझे करना क्या है करके आगे में। 10वीं के बाद में लोग अगर जिनको ज़्यादा नहीं पढ़ाई करना है, हम तो ये चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा पढ़िए, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर में। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो उसमें एक चीज़ हमारे समझ में आती है कि फिर कॉमन एक्सक्यूजेज़, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अब ये मुझे बताओ, आपके एग्ज़ाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? नेक्स्ट मंथ से। कितनी % पढ़ाई हो चुकी है आपकी? कितने % हुई है? कोई कॉन्फिडेंटली मुझे बता सकता है कि हाँ मैंने सर 100% पढ़ाई कर लिया हूँ, मैं 90% बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में लेके आ सकता हूँ? कौन बोल सकता है ऐसा? क्यों? क्या सर ने आपको नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। क्या किसी एक बच्चे को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिला या आपको स्पेशल पेपर बता दिए गए? नहीं, एक ही किताब है, एक ही स्कूल है, एक ही जगह आप बाजू में बैठते हो। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? पिछले साल हम जब आए थे यहाँ पे तो हमने कुछ बच्चों से देखे थे, तो एक एक हफ़्ता पहले तक के बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई थी। तो इसमें गलती किसकी होती है? क्योंकि आपके पास पे डायरेक्शन नहीं है, आपको पढ़ना है। आप ये सोचिए कि आज हम पर कौम की जिम्मेदारियाँ हैं और वो आने वाली जिम्मेदारियाँ आप पर है। आप कल को चल के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, जज बनेगा, आपको वो जज भी दीन का काम ही एक तरीके से आप करोगे, तो ये भी एक काम है। जैसे आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई आपका दो राय है ही नहीं। तो वैसे ही अगर कभी आप चोरी रोकना चाहते हो जो कि इस्लाम के नज़रिए से गलत है, कैसे रोकोगे? अब ये बताओ मुझे, आप अगर एक पुलिस ऑफिसर बनते हो तो क्या अपने एरिया में इस्लामिक निज़ाम को आप कायम नहीं कर सकते हो? क्या है वो निज़ाम कि चोरी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए? तो ये भी तो एक तरीके से खिदमत का काम है ना, जिससे लोगों को सुकून पहुँचे। आप एक डॉक्टर बनते हो, लोगों की खिदमत करते हो, तो वो चीज़ें भी आपको होना चाहिए। तो ये चीज़ें जहन में रखिए कि आपको पढ़ाई करना है। क्या करना है बेटा? क्या करना है? हाँ, पढ़ाई करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, बड़े गौर से सुनना। अब ये जो हमारा सेकंड सेगमेंट शुरू होने वाला है, इसमें आपको एग्ज़ाम में कैसे मार्क आप हासिल कर सकते हो, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एनर्जी लेके आओ। देखो, फ़ायदे की बात आपकी है। अगर किसको अच्छा लगेगा कि उसके कुछ मार्क्स बढ़ जाए? हाँ, किसको अच्छा लगेगा बोलो? किसको अच्छा लगेगा कि भाई मार्क्स बढ़ जाए? तो मार्क्स बढ़ जाने के लिए अगर आप थोड़ी सी स्टडी टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करते हो ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो क्या करना है, अपने जो छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रहते हैं, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करना है। कोई फार्मूला याद नहीं हो रहा, किसी भी किस्म का आपको फार्मूला समझ नहीं आ रहा, आप उसको छोटे छोटे टास्क में करिए। अपना एक शेड्यूल बनाइए, और जब आप वो काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड देना मतलब कि चलो भाई दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करना है। काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ आती है कि अपने आप को इंस्पायर करें। जैसे कि आप कुरान तिलावत की कुरान कर सकते हैं, नमाज़ पढ़िए 5 वक्त की, वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे लोगों से रखिए जो आपको गाइडेंस कर सके, जो आपको सपोर्ट कर सके। दूसरी बात, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ वगैरह आप सुन सकते हैं जो बच्चों ने 10वीं पास की है, बट उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। अपने ही स्कूल में बहुत सारी स्टोरीज़ है, वही हम तो सुन सकते हैं, हमको दूसरे यूट्यूब या अदर जाके जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डेली अफर्मेशन, जो मैंने बताया, डेली अफर्मेशन टेक्निक्स के अंदर में वही होती है कि अपनी इबादत को हम लेकर आए, अपनी नमाज़ों के अंदर में एहतमाम करें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूडेड होती है। स्टडी टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी, अब ये देखो, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स में आता है कि सबसे पहली बात तो मिस्टेक्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पढ़ाई विदाउट प्लान। मुझे ये बताओ कितने लोगों ने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाया है? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, बताइए कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया है? बना तुम्हारा? तुमने बनाए? क्यों? आपने बनाए, ठीक है, वेरी गुड। और किसने बनाया टाइम टेबल? क्यों नहीं बनाए? क्या आपको टाइम टेबल नहीं मिला है? क्या आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम्स कब से है एग्ज़ाम? 21 फरवरी। तो आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम्स जब से है, तो टाइम टेबल क्यों नहीं बना फिर आपका स्टडी का? तो ये सबसे पहली हम गलती करते हैं। दूसरी बात, हम चीज़ों को रट्टा मारते हैं।
मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बगैर सोचे समझे हम चीज़ों पे रट्टा मार रहे। तीसरा चीज़, कोई भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे ये चीज़ बताइए, पास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर आपको आपके सर ने कहोगे कि पिछले साल के पेपर को सॉल्व करो, बोले बताए होगे, हर टीचर ये चीज़ बोलते हैं और साल भर ये चीज़ बोलते कि देखो पिछले साल ये आता ही है सर, लेकिन कितने बच्चों ने पिछले साल के पेपर सॉल्व करे बताओ। अगर आप ये 3 चीज़ें ही सही से कर लो ना, आप समझिए अपने स्कोर को 20% के करीब आगे बढ़ा सकते हो। क्या करना है, प्रॉपर पहले स्टडी का प्लान बनाना है, जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे उसको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। नहीं आता समझ में, आप अपने टीचर को बोलिए, टीचर आपको कभी भी कोई भी सर से आप पूछोगे, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको मना करेगा। और तीसरी चीज़ कि प्रीवियस साल के पेपर, जो पिछले साल के एग्ज़ाम्स के पेपर है, वो आपको सॉल्व करना ही करना है, एनी हाउ कंडीशन, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उससे क्या रहता है कि अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम टेबल, जो मैंने अभी बताया वही पॉइंट है यहाँ पे, इसे कहते हैं मेमोरी मैप। ये एक टेक्निक्स मैं बताऊंगा, बहुत सारी टेक्निक्स तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, मैं एक टेक्निक्स बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको देखो बेटा, ठीक है। अगर कभी ये करते हो तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो रहता है ना, वो उसको पिक्चर्स याद रहती है। क्या याद रहती है, जोर के बोलो, क्या याद रहती है, पिक्चर्स याद रहती है। तो ब्रेन के अंदर में ये जो नर्व्स जा रहे हैं ना, इसी तरीके से ब्रांचेस हमारे दिमाग की नर्व्स होती है। तो आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक लग रहा है या उसकी डेफिनेशन याद करने में परेशानी जा रही है, तो आपको क्या करना है कि उसको एक सिंपल बीच में लिखना है, जैसे एयर एंड वाटर का यहाँ पे लिखे। अब जैसे ये पानी के लिए जाएगा तो पानी में इम्प्योरिटीज़ है, प्यूरिफिकेशन है, मतलब उसके अंदर में मिलावट है और वो प्योर वाटर है एकदम बिल्कुल। फिर उसमें प्योर वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर प्योर वाटर हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसे उबालना पड़ेगा या तो उसमें क्लोरिनाइजेशन करना पड़ेगा। अगर इम्प्योरिटीज़ है उसको कैसे करेंगे कि उसमें कुछ सॉल्युबल, उसको इवेपोरेशन करना पड़ेगा, डिस्टिलेशंस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपना एक सेंटर टॉपिक लीजिए, क्या लीजिए, सेंटर टॉपिक लीजिए, उसके अगर 4 पॉइंट आपको दिए तो एक इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, ऐसे ब्रांचेस आप बनाइए। उसके बाद उसकी ब्रांचेस करते जाइए, तो क्या होगा कि इससे जो टॉपिक आप याद रखना चाह रहे हो वो बड़े आसानी से आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। फिर मतलब एग्ज़ाम में आप भूलोगे नहीं। एग्ज़ाम में क्यों भूलते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भूलते, कितने लोग भूलते हैं, अभी सर कॉमन टेस्ट हो गए बच्चों के, शुरू है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पढ़ के आने के बाद भूल रहे हैं, हाथ उठाइए ज़रा अपना। मतलब बहुत पढ़ के आया है लेकिन यार आज ना एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया, या अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम। अच्छा, क्यों भूल पा रहा है, क्योंकि आपने उसको ठीक से रिवाइज़ नहीं किया। तो वो रिवीजन टेक्निक भी आपकी ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन क्या करना ज़रूरी है। एक बात मुझे बताओ, खेत कितने लोगों के घर के, कितने लोगों के पास है खेत, या किसने देखा है खेती कैसे होती है, सभी ने देखा है। अगर आपको गेहूं लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ज़मीन में, बोलो ना, नहीं पता, हाँ, गेहूं डालना पड़ेगा, गेहूं डालना पड़ेगा ज़मीन में। क्या दूसरे दिन गेहूं निकल जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पानी, खाद, फिर उसको रेगुलर पानी डालना पड़ेगा, तब जाके 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद में गेहूं निकलेगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने एक बार पढ़ाई कर ली और आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम में याद आ जाएंगी। क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, जैसे पानी हम देते हैं। फिर एक इसके लिए पिक्चर एसोसिएशन रहती है, एक ये छोटा सा रहता है, आप इसको जैसे कैंडल, स्वान, जैसे मुझे अगर कभी पाई की वैल्यू याद करना तो 3.14 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बटरफ्लाई जो है वो कैंडल लेके जो स्वान इस पे बैठी हुई थी और सील बोट के अंदर में ये सब समंदर में जा रहे थे। ऐसी टेक्निक्स हम याद रख सकते हैं, ये मुख्तसर सा मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसमें जो मैंने आपको ग्राफ बताया ना कि अगर आप पढ़ाई करते हो, आज टॉपिक जैसे क्लास में आपको कोई टॉपिक बताया गया, अब क्या होता है कि क्लास में सर ने टॉपिक्स आपको बता दिए, अगर आप उसको घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे तो 24 घंटे में आप पूरा का पूरा भूल जाते हो। इतना परसेंट 85% तक के आप भूल जाते हो। लेकिन आपने घर पे जाके फ़ौरन उसको रिवाइज कर लेते हो तो क्या होता है कि आपका ये जो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चल जाता है, और फिर कंटिन्यू जब आप रिवीजन करते रहते हो तो ये ग्राफ नीचे की जगह ये ऊपर आ जाता है, फिर वो आपके परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाता है, फिर आप एग्ज़ाम में नहीं भूलोगे। इसलिए रिवीजन करना है, पहले पढ़ाई करो, एक बार रिवीजन करो, फिर पढ़ाई करो, जो चीज़ भूल रहे हो उसको वापस से पढ़ो, फिर रिवीजन करो। रिवीजन 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम एंड ऑफ द सेशन है अभी, बस 5 मिनट आपके लगेंगे और फिर अभी हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है,
आपको सबसे पहले आसान सवाल से स्टार्ट करना है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा उस पर वक्त बर्बाद नहीं करना। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आपको पहले ही अपने जहन में प्रैक्टिस करते समय ये चीज़ें बिठाना है कि मुझे 5 मिनट ये सवाल पे देना है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा दे रहे हैं, घड़ी का इस्तेमाल करिए, तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि आपके दूसरे क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर दूसरे क्वेश्चन छूटेंगे, 5 नंबर का था वो आता था, मार्क्स छूट गए, आपके मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर अपने आंसर को बाद में रिवाइज़ करना है 10 मिनट्स में। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सर हम सारी चीज़ें हमने कर ली, अच्छे हो गए, हम 10वीं में पास हो गए, अब हम आगे क्या करेंगे, हमें कौन मदद करेगा, कौन गाइड करेगा? तो उसके लिए ही सेवा की टीम है, जैसे सर ने पहले भी बताए थे। तो सेवा के बारे में मैं बहुत मुख्तसर में आपको तारुफ देता, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें सर ने बता चुके हैं। तो सेवा क्या है? सोशल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि ये 10 साल से 2014 में एवतमहल में ये स्टार्ट हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर के अंदर में सारे ही क्लास 1 के पोस्ट रहे, जैसे कोई कलेक्टर है, कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, ARF ऑफिसर है, उसके साथ साथ मतलब जज है। तो ये लोगों ने इस सिस्टम को बनाए ताकि एक प्रॉपर तरीके से अपनी कॉम कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सके। बरूड़ के अंदर में पिछले 2 साल से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल तो हमको हो गया, ये दूसरा साल है हमारा। हमने कम से कम 500 से बच्चों से ज़्यादा मुलाकातें की है, 150-200 घरों में गए हैं, वहाँ अपने बरूड़ और मोर्शी के अतराफ़ में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवा बरूड़ की टीम है। सेवा बरूड़ का मतलब आता है कि हम सब की ये टीम है, आप भी उसका एक हिस्सा हो, सर भी एक हिस्सा है, ये सारे साथी बैठे हैं, सब उसका एक हिस्सा है। तो हमारा मिशन क्या है कि जो भी बच्चे आप में एक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस करना और आपको अपलिफ्ट करना कि आप कोई भी एक मकसद बनाना चाहते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी कहने में हिचकिचाएंगे, लेकिन अभी हम आपको एक शीट देंगे जिस पे आपके नाम, नंबर वगैरह सब रहेगा। आप उसमें अपना एम तो लिख सकते हो, वो तो कोई देखेगा नहीं, वो हमारे पास रहेगा। और जब भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है 10वीं के बाद भी, तो हमारी टीम बिल्कुल आपको अवेलेबल है ताकि हम कैसे आपको हेल्प कर सकें। हमारी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जैसे सर ने बताए थे कि हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। किसी भी एक मोहल्ला हम लेते हैं, जैसे किसी गांव का, वरूड़ का, वहाँ जाके प्रॉपर बच्चों से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, उनकी काउंसलिंग करना। फिर वहाँ पे 1 डे जमात के हिसाब से कि 4-5 साथी किसी गांव में, देहात में चले गए। फिर नुक्कड़ सभाएँ लेते हैं, पिछली बार हमने भी यहाँ पे सभाएँ ली थी। तो भाई कॉर्नर पे जाके तालीमी अहमियत के बारे में बताना कि कैसे ये तालीमी अहमियत ज़रूरी है। एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम ये जो हो रहा है, करियर गाइडेंस प्रोग्राम, अब ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ है। ये एरिया आप घर देखोगे, घर की कंडीशन देखो, ये एरिया मिर्ची प्लाट का है उन्होंने भाई, वहाँ पे वरूड़ के अंदर में एकदम पिछड़ा एरिया है कि वहाँ तक समझो ऐसे कि कुछ मुसलमान के घर है लेकिन बच्चे अच्छे हैं, लेकिन एक बेदारी नहीं है, ना वो दीन में है ना दुनिया में, कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अगर उनको मिले, ये बच्चे कुछ पढ़ लेते हैं तो अपने ख़ानदान को तो कम से कम वो जो माहौल में गंदगी में वो रह रहे थे उससे तो वो ऊपर निकल सकते हैं। ये हम गए थे, ये बच्ची पढ़ती है CBSE से, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये लड़का एक बनना चाहता है। हम बड़े बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, छोटे बच्चों से देखो ये सारी चीज़ें रहती है, तब जाके एक एक बच्चे की चीज़ रहती है। नुक्कड़ सभाएँ की चीज़ें, ये सिंदूरजना घाट की है, ये अपने मिर्च यहाँ पीपलपुरे का, ये गफ्फार चौक का है। फिर हम लोग गए थे एक पावनी तालुके में। अभी मैं आपको बड़े अच्छे से बात, ये जो बच्चा दिख रहा है ये वाला, ये मस्जिद में हमने बात की है, ये आर्मी में लगा। वो पावनी छोटा सा गांव है वरूड़ के पास में, वहाँ कोई बताने वाला नहीं इसको, ये मुस्लिम है, राजस्थान में अभी आर्मी के अंदर में लगा है। बोले मैं खुद जाके प्रैक्टिस करता था गैरों के इसमें, तो उसमें जज्बा था, उसको एक लाइन मिली। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं। ये बच्चे का घर देखो आप, कैसा है घर, तो ये मत सोचो कि घर हमारा कैसा है या क्या चीज़ है, इसका घर देखो। और ये बच्चे का नाम देखो, इसका नाम है अफ़ान। ये बच्चे का भी 2 दिन पहले सर मुझे कॉल आता है और कहता है कि सर अभी मेरे 10वीं के एग्ज़ाम है, मराठी मीडियम से, इतनी अच्छी मराठी पढ़ता है, उर्दू नहीं है वहाँ, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश आती है। बोलता सर मुझे पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताओ। बोले अब मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया हूँ, अब देखेंगे हम अगली बार, अभी ये हफ्ते जाएंगे तो उसने क्या किया उसका अपडेट भी रहेगा। और वो बच्चा कर रहा है, उसने मुझे बताया कि सर मैं कर रहा हूँ। तो ये जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए कि कोई आपको जब बताने आता है तो आप खुद से पूछो। आप जब तक नहीं पूछोगे, ज़िंदगी आपकी है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे सीधे हाथ की तरफ जाना है या मुझे उल्टे हाथ की तरफ जाना है। आपको एक मकसद लेके चलना है ताकि आप खुद की, अपने घर की, अपने कौम की रहनुमाई कर सको, या फिर जैसी ज़िंदगी चल रही है वो तो गुजर ही रही है ना। ये हमने लड़कियों के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम लिया था जिसके अंदर में उनको, ग्रेजुएशन वाली बड़ी लड़कियां, जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस किया गया। मुफ्ती साहब का भी इसमें प्रोग्राम था, एक आइटा करके एक संस्था है टीचर्स की, उनका भी आए थे। बुक्स वगैरह भी हमने दिए, इस्लामिक तरीके से उनको बताया गया। ये छोटी सी हमारी कोशिश है। फिर आखिरी में वही चीज़ रहती है कि जीतने वाले कोई अलग काम, ज़ोर से बोलो, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं।
इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मेरा जो है मैं आपको सबका शुक्रिया करता हूँ। मैं विकास उर्दू हाई स्कूल के असातिज़ इकराम का, HM सर का, यहाँ के पूरी टीम का और आप सब बच्चों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े गौर से ये चीज़ को सुना। आपने बहुत ही इत्मीनान से ये सारी चीज़ें सुना, लेकिन सुनना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम सुनने से ज़्यादा करने में बिलीव करते हैं। मतलब आपको जब तक एक्शन नहीं लोगे आप कामयाब नहीं बन सकते हो। आपके पास में आपके सर है, सर भी हमारे एक टीम का हिस्सा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है आप सर से बात कर सकते हो, टीम से बात कर सकते हो। अभी हमने ये आप लोगों के लिए स्पेशली 10वीं के बच्चों के लिए एक जो है टाइम टेबल भी छापे है। इसके पीछे में आपको मुख्तसर से जो चीज़ें मैंने बताया वो सेवा का तारुफ़ और यहाँ पे आपको हिदायत भी मिलेगी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है हमारी टीम के, तो आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। आपको जो भी गाइडेंस लगता है वो हम पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। ये कहकर मैं अपनी बात करता हूँ और मैं तमाम इंतज़ामिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब हम जो है हमारे जो दूसरे मेहमान खुसूसी हैं आली जनाब एडवोकेट तौसीफ शेख को दावत देता हूं कि वो आए और अपने चंद कलमात जो है पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी 10th में है ना? बोलो तो सही। 9 10 दोनों, ठीक है। तो 9 का अभी मतलब ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया 9th वालों ने कि आगे क्या करना है या ऐसा कुछ किया डिसाइड? और 10th सोचे होंगे ना आगे क्या बनना है, इसीलिए भी सोचे। अच्छा ठीक है, ये यहाँ 3-4 लड़कियों ने कहे थे कि डॉक्टर बनना है, लेकिन लड़कों ने तो ऐसा कुछ कहे ही नहीं थे कि हमें डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है, इतने लड़के हैं 9 10 दोनों के लिए ऑप्शन है। तो 2 लड़के स्टैंड होके मुझको बताओ कि दोनों में से मतलब 2 लड़कों को बनना क्या है। फ्री फ्रैंकली बताओ, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ। VIP checking officer, VIP checking officer, software engineer. और VIP चेकिंग का मतलब VIP चेकिंग ऑफिसर के लिए क्या क्राइटेरिया है पता है? पता है? अभी आप कौन सी क्लास में? 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के बाद में आगे क्या करना है? ठीक है, आफ्टर 10th आप क्या करेंगे? मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, साइंस। ठीक है, उसके बाद अरे अभी VIP चेकिंग ऑफिसर बनना है तो पूरा अपने को स्टेप बाय स्टेप उसका है क्या, बरोबर है ना? पता है अपने को कि ये समझो टेरिस है, ठीक है, लेकिन इसकी अपने को सीढ़ी पता रही तो ये अपन उस पर चढ़ेंगे ना कि डायरेक्ट, बरोबर है ना? अच्छा, आपको क्या करना था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस तरीके से पहुंचेंगे वहां तक? डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन होगी क्या? पहले 11 12 करेंगे बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, उसके लिए भी एंट्रेंस है, JEE है, नीट है, उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, बरोबर है ना? तो हाँ, अच्छा एम अच्छा है आपका, लेकिन उसकी प्रिपरेशन 11 से ही करेंगे। तो IIT में यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी आपका लगता है नंबर, तो मतलब बेस्ट है IIT। इस तरीके से पहले तो अपना एम डिसाइड करो। अपने को छत ही नहीं पता तो हम उस पे सीढ़ी भी तो छोड़ ही दो, बरोबर? अब इसमें से 2 का तो पता चला, बाकी तो है कुछ है? नहीं है? अच्छा ठीक है, इतना जैसा प्रेशर में बताओ। ऐसा कोई प्रेशर में बताओ, लेकिन सेवा की जो टीम
कौन सी छत पे चढ़ना है। हाँ, अब फिर हमसे कांटेक्ट करो, सीढ़िया का हम बताएंगे कि किस किस तरीके से आपको चढ़ना है। ठीक है, तो मैं एडवोकेट के साथ साथ मैं लॉ कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, मैं LLB के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और कुछ गाइडेंस के प्रोग्राम भी होते हैं। अभी सर मैं अपने लोनी से आया, लोनी के कॉलेज में प्रोग्राम था, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो वहाँ भी ऐसी एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, इसलिए पहले तो अपना एक अच्छा 10th की एग्जाम होने दो, अभी कोई इतना टेंशन मत लो। लेकिन 10th से 12th का जो ड्यूरेशन रहता है ना, इसमें पहले डिसाइड करो कि अपने को कौन से सेक्टर में जाना है। यदि आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ये पूरा पहले एक फिक्स करो, देन उसमें एंटर लो। ऐसा नहीं कि घर वाले साइंस बोलते हैं तो चलो साइंस में, घर वाले आर्ट्स बोलते हैं चलो आर्ट्स में, घर वाले कॉमर्स बोलते हैं तो चलो कॉमर्स। ऐसा नहीं, पहले खुद का ऊपर का एम, जो फाइनल एम है, वो अपना गोल सेट करो और उस गोल के हिसाब से उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहो। ऑफ कोर्स सक्सेस तो मिलना ही है, बरोबर है। ठीक है, इतना कह के मैं तो आपको भी जल्दी हो गई, घर पे जाके मिल रहा है ना। तो स्कूल है, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट तौसीफ शेख साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जो है अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे दरमियान मौजूद है। इसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इजहार सर को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि वो आए और डाइस पर अपने चंद कलमात पेश करें। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बात तो ये कि मैं इरादतन ऐसा तो नहीं आया था आपसे कुछ बात करने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया, लेकिन ठीक है, सर ने बोले तो कुछ बातें हम करते हैं। वसीम सर ने आपसे शुरुआत में एक बात पूछी थी बेटा कि कौन कौन लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, है ना, बात की। मैं उसी तर्ज पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। अभी कौन कौन लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? तमाम लोग जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि कौन कौन लोग अभी मरना चाहता है, कौन कौन लोग मरना चाहते हैं? कोई नहीं, कोई चाहता है? कोई चाहता नहीं है, लेकिन बेटा जन्नत में तभी जाएंगे जब यहाँ से इंतकाल होगा, मरेंगे जब जन्नत में जाए, है ना। उसके बगैर जन्नत में भी जा सकते हैं तुम लोग? नहीं। आप लोग जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। मतलब हम डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरी चीजें जो है कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो लगने वाली मेहनत है वो मेहनत नहीं करना। तो बगैर मेहनत किए ये चीजें मिल सकती है। सर ने यहाँ पे बातें की, आपको बताया करियर गाइडेंस के बारे में बहुत सारी बातें। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमारा इरादा होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हमारा अगर इंटरेस्ट क्रिकेट में है, हमारा इंटरेस्ट, बहुत सारे लड़कों का इंटरेस्ट क्रिकेट में है ना, तो क्या हमारा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो क्या कभी कोई हमको क्रिकेट खेलने के लिए फोर्स करता है या हम हमारे दिल से खेलने के लिए जाते हैं? हमारे दिल से जाते हैं। क्यों जाते हैं हमारे दिल से? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर है। उसी तरीके से अगर हमारा इंटरेस्ट हम हमारी पढ़ाई में करेंगे तो हमें किसी को हमें ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि बेटा पढ़ ले या पढ़ने को बैठ। अगर हम उसमें इंटरेस्ट हमारा रख लेंगे तो हम
खुद ब खुद पढ़ने के लिए बैठेंगे, खुद ब खुद चीज़ों को समझने के लिए। दो बातें बेटा, तुम दो बातें सीख लो। एक तो आपका जो इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, वो इंटरेस्ट पैदा कर। इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो तुम किसी भी चीज़ के लिए मेहनत भी कर सकते, कामयाबी भी हासिल कर सकते। और अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई कितना भी अगर आपको बोले हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं करते। लेकिन कोई चीज़ है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है तो उसको हम दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। जब उसके लिए मेहनत करते हैं हम, तो हमको कोई तकलीफ भी नहीं होती, मेहनत में भी मज़ा आता। तो इसलिए मेरी आप लोगों से आपको इतनी ही सलाह है कि किस पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट पैदा करो, और उस इंटरेस्ट जो भी चीज़ आपको ज़रूरत, जब इंटरेस्ट आता है तो हम उसके लिए जो चीज़ें हैं, जो रास्ते हैं, वो रास्तों को हम तलाश खुद ब खुद करते हैं। तो रास्ते तलाश करो और इंटरेस्ट पैदा करो और अपनी ज़िंदगी में कामयाब। इतनी बातें बोल के मैं अपने जलाल करता हूँ। अली जनाब इसाक सर का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जो है इतना कीमती वक्त निकाल के जो है आज हमारे दरमियान में मौजूद है, और उन्होंने जो है अपने इल्म से जो है हम सबको जो है इतनी बेहतरीन तालीमात दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इनकी तालीमात पे जो है अमल करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं हमारे दरमियान मौजूद आसिफ शेख साहब, अली जनाब आसिफ शेख साहब, इनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपने चंद कलमात पेश करें। हाजिरीन असातिज़ा, विकास हाई स्कूल के सभी रुकन और सेवा की टीम, इन सभी को अस्सलाम वालेकुम। अभी 9th और 10th के जो स्टूडेंट यहाँ पर है, तो प्यारे बच्चों, 10th एक ऐसी एग्जाम है अपनी जिसमें हर बच्चे की हौसला अफजाई होती है, क्यों तो इससे पहले ना उतने सब्जेक्ट होते हैं, ना इतनी मुश्किल बोलूंगा तो आप दूसरा ये इसका दूसरा मतलब नहीं निकालना, लेकिन जितने सब्जेक्ट 10वीं जमात में होती है, जितनी लैंग्वेज होती है, आप उसको अचीव करके जब 11वीं और 12वीं में जाते हैं, जैसा जैसा हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे सब्जेक्ट कम होते जाते हैं। तो मेरी नजर में ये जो स्टेप है, आप ये स्टेप पार करने के बाद में आप एक एजुकेशन की समंदर में पहुंच जाएंगे। समंदर कह दीजिए, 12वीं के बाद तो समंदर ही, इतनी सारी चीजें हैं तालीम के अंदर। लेकिन अपने यहाँ शुरू से अपने बुजुर्गों से जो कुछ सुनते आए, चलो ठीक है, पढ़ना लिखना आ गया है, तमीज आ गई है, ये सब चीजों के लिए अपने जीवन में कितने भी लोग देखेंगे तो पहले 7वीं क्लास को बोर्ड रहती थी, वो 7वीं को बहुत ऊंचा समझते थे, एसएससी को उससे ऊंचा समझते थे, और कॉलेज का तो पूछे मत, जो 12वीं रहता था वो गांव का सबसे एजुकेटेड आदमी होता था। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। हालात का जो भी आज खबरों की पूरे दुनिया का ही माहौल, जैसे आज हम आज ये वो सब चीजें अपन अपने कानों पे आती जाती है। दुनिया का माहौल और अपने देश के माहौल के बारे में अगर सोचे तो अपनी कौम को सिर्फ 2 चीजें बचा सकती है। एक, उनको अपनी हलाल रोजी बचा सकती है। हलाल रोजी का जहां मतलब आ गया वहां पर अपनी दीनदारी। दूसरा, अपनी एजुकेशन बचा सकता है। जो देश एजुकेशन में आगे है वो किसी का मोहताज नहीं है। इसी तरह जो एजुकेशन बोले तो सभी आ गया उसमें। एजुकेशन दुनिया में दीन से पहले, इस्लाम से पहले कहीं नहीं था। चाहे लोग कितना भी इस पर रिसर्च कर ले, 1450 साल पहले कोई किताब लिखी है वो आज तक कायम है, जिसमें जेर ज़बर पेश का भी फर्क नहीं है। ऐसी तुम्हारे दुनिया में कोई किताब नहीं मिलेगी। इसलिए एजुकेशन को दीन से अलग करना, ये अपनी कौम के लिए, इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए तालीम का जो मकाम है आज दुनिया के अंदर में,
जिसके पास में तालीम है उसके पास में हर चीज आ जाती है। सोच ये मत रखो कि हम 12वीं के बाद में क्या करेंगे, 12वीं के बाद में हमको क्या करना है। सोच ये रखो कि हमें करते जाना है। जैसे जैसे अल्लाह ताला हमको मौके फराहम करेगा वैसे वैसे हमें उस रास्ते पे चलना है। कुदरत की भी मदद मिलेगी। और आज हर मोहल्ले से लेके गरीब रहे या कोई अमीर रहे या किसी को तालीम के बगैर ना कोई अमीर रह सकता है ना कोई नामवर रह सकता है। अगर तालीम है तो वो आगे उसके लिए बहुत सारे मौके फराहम है। तो इसको बीच में ना छोड़ते हुए, अब तालीम की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। एजुकेशन तुम अब दिन भर अगर पढ़ाई करो तो एक रिसर्च के अंदर में यह है कि 24 घंटे के अंदर अगर एक सेहतमंद इंसान है तो उसकी मेमोरी सिर्फ 3.5 घंटे काम कर सकती है। सर एक 3.5 घंटे 24 घंटे में जो डाउनलोड बोलेंगे अपन जिसको, अगर आप 10 घंटे भी पढ़ेंगे आप तो सिर्फ जो 3.5 घंटे 3 घंटे में जो पढ़ेंगे उतने आपको याद होगा। 10 घंटे का कभी याद हो ही नहीं सकता। अब आपको यह पता करना है कि सुबह बेदार होने से रात सोने तक वो कौन सा हर किसी का अलग रहेगा। कोई फिजिकली बाकी चीजों में जो हर अलग अलग है हर किसी का। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना फिक्स टाइम नहीं बता सकता। लेकिन हम कुछ दिन अपन उस पर स्टडी करके ये तो पता कर सकते हैं कि मुझे फजर के बाद में ज्यादा याद होता है, मुझे 10 बजे के बाद में ज्यादा याद होता है, दोपहर के बाद खाना खाने के बाद मुझे याद होता है, रात में। ऐसा आपको खुद वो टाइम चूज करना पड़ेगा कि जिस वक्त आपकी मेमोरी डाउनलोड करती है या जिस वक्त आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहता है। आपने जिस वक्त ये मालूमात कर ली है तो आज के दौर में 10वीं से मेरा दावा है कि ग्रेजुएशन तक का आपको सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करना है। 3 घंटे से ग्रेजुएशन के बाद में आपको सिर्फ 2 घंटे अपने 24 घंटे से देना है एजुकेशन के लिए। जो लोग बोलते हैं कि रात दिन इसमें किताबों में और इसमें रहते हैं, आपकी स्कूल में भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो बहुत सारी वक्त देते नहीं होंगे पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई में आगे होंगे। या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत सारा पढ़ाई करता है लेकिन वो उसको याद नहीं होता या वो मार्क्स में पीछे रहता होगा। तो आपको पहले अपने आप को खासतौर से बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि आप एक हफ्ते के पढ़ाई करते हो, आपको खुद अपने जहन में आएगा कि इस वक्त की मेरी पढ़ाई। जैसे हम हमारी बेटी है BHMS कॉलेज जालना में, वहां पर उनको हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये बताए थे। तो वहां पूरे महाराष्ट्र की बच्ची है, तो जब उन्होंने अपने अपने शेड्यूल चेक किए कि कौन से टाइम में हमारे को होता है, तो अनम ने बताई थी कि मुझे फजर के बाद में 2 घंटे में जो याद होता है वो दिन भर होता नहीं। शेड्यूल बना लिया उन्होंने, सुबह फजर के बाद में पढ़ाई करते। कुछ बच्चों ने मगरिब के बाद का बनाया है, कुछ बच्चों ने ईशा के बाद का। तो जो भी आपको सूटेबल है या जिस वक्त आपको खुद लगता है कि हम ये टाइम में पढ़ने के बाद में हमें ज्यादा से ज्यादा याद रहता है, तो उस टाइम को उस वक्त को आप चूज करो। पहले तो हो गया पढ़ाई के लिए। दूसरा, ज्यादातर लड़कों के लिए या आपके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। इतनी पढ़ाई घर पे आप कर सकते हैं कि इसके बाद में आपको हायर एजुकेशन कभी छोड़ना नहीं है। हायर एजुकेशन अपने पूरे घर के काम करके भी अगर आप अपने 24 घंटे सिर्फ 2 घंटे भी अगर ग्रेजुएशन के बाद में अगर दोगे तो भी आगे हायर एजुकेशन तुम्हारा होता रहेगा। कुछ तो ऐसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो PG डिप्लोमा के बाद में भी है हायर एजुकेशन में। मेरे ख्याल से वसीम सर 1 घंटे में हो जाता हूँ, 1 घंटे में। 24 घंटे का आपको 1 घंटा चूज करना है। 1 घंटे में पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में कुछ ऐसे एजुकेशन है कि जो सिर्फ अगर 1 घंटा दो सिर्फ आपको क्या, अच्छा एक और झंझट से बच गए आप लोग ना। आपको कहीं फॉर्म भरने की जाने की जरूरत पड़ती है, सब ऑनलाइन है। फॉर्म भरना है, पैसा भरना है, हर चीज है। और रहा जो क्या स्टडी करना है, वो स्टडी भी सिर्फ 1 घंटा करना है आपको 365 दिन में, या जो भी आप वक्त दे सकते हैं उतने के अंदर ही पढ़ना है। तो एम ये मत रखो। अब कुछ बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनना है उसके लिए तो आपको पूरी तरीके से सेवा की टीम आपको गाइड करेगी, लेकिन अपना एम उसी के साथ में, जैसे किसी अपने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है इनको, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आप एम रखो, लेकिन जिंदगी में मैं कभी एजुकेशन का दामन नहीं छोड़ूंगा, ये भी आज आप ये तय करो
कि एजुकेशन जहां तक होगा वहां तक मुझे करना है। ये तो हायर एजुकेशन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये बहुत आसान होते चले जाता है, सब्जेक्ट कम होते चले जाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे है कि जर्नलिज्म का आप सिर्फ एक संडे जर्नलिज्म आपको 3 साल करना है, पत्रकार बन जाएंगे आप। 3 साल का जर्नलिज्म का आप अपन लोग के मुक्त विद्यापीठ से कर सकते हैं। सिर्फ संडे के दिन आपको 3 घंटे देना है, हफ्ते में 3 दिन। अदनान का हो गया, हमारे बोर्ड में है इनका एडवोकेट तौसीफ का भी जर्नलिज्म हो चुका है 3 साल का। अब ये कॉलेज करते हुए भी करे। आखिर में इतने सारे जैसे और दूसरी मिसालें दूंगा कि तालीम से क्या है। अमरावती शहर में कितने लोग, इतने अमरावती शहर में जिनके ताल्लुकात है इनके कितने बच्चे ऐसे जिनके अमरावती में रिश्तेदार है। अब एक बात बताओ मुझे, कैंप और चौरासी एरिया और पढ़ाई चौक में क्या फर्क है? फर्क है क्या नहीं है? देख दोनों एरिया देखे ना आपने, कैंप चपरासीपुरा, कैंप चपरासीपुरा और पढ़ाई चौक में जो फर्क है वो फर्क मिटाना है आपको। अपनी तो छोटी सी बस्ती है, लेकिन छोटी सी बस्ती से अगर हम कामयाब होकर गए तो वो फर्क मिटेगा। और जिंदगी के अंदर आप कभी एजुकेशन का या पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ेंगे तो इसमें आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और दुनिया तो होनी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह की मदद मिलती है, अच्छे बुराई की तमीज आ जाती है, बड़ों का एहतराम आ जाता है। और आगे भी जैसे आप आपस में भी एक दूसरे की मदद करो। तालीम ऐसा नहीं है कि सेवा की टीम करे, आपके बस्ती के बड़े लोग कर रहे हैं। अगर इसमें भी अगर आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो करो। ग्रुप एजुकेशन अगर तुमसे होता है 5-6 लोग ज़हीन है, और अगर कोई आपके साथ में कोई आपका साथी थोड़ा कमजोर है तो ग्रुप एजुकेशन का अगर होता, अभी ये नहीं करना आपने तो अभी आपका जो रूटीन बन गया इसमें आप डिस्टर्ब हो जाएंगे 10वीं में। लेकिन 11वीं 12वीं के लिए आप ग्रुप एजुकेशन जैसे 6 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट, ग्रुप एजुकेशन का भी बहुत फायदा होता है इसमें। तो ये आज सेवा के इसमें आने का ये पहली मरतबा ये स्कूल में आपकी जूनी इमारत में तो बहुत मरतबा है, इस इमारत में पहली मरतबा आने का मौका मिला। इसलिए मैं यहाँ पर इस इदारे के सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ में अपने तो पास खत्म। अली जनाब आसिफ शेख साहब का मशकूर ममनून हूँ, जिन्होंने जो है बड़े ही बारीक बीनी से जो है गाइडेंस हम सबको दिया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि स्कूल हाजा के तलबा और तालिबात इंशाअल्लाह जो है इस पर अमल करेंगे और अपने मुस्तकबिल को जो है और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इसके बाद मैं हमारे मेहमान समीर भाई इनको दावत देता हूँ कि वो आए और चंद कलमात पेश करें। विकास उर्दू हाई स्कूल के HM वकार सर, हम रिस्पेक्टेड टीचर और सभी यहाँ बच्चे हो सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारी सेवा की टीम सोशल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन जो यवतमाल की तंजीम है उसको हम हमारे वसीम सर ने वो वरूड में लेके आए और हम उस टीम का हिस्सा है। सेवा के टीम का सिर्फ एक ही मकसद है, तालीम और सिर्फ तालीम। आप कौम के बच्चे किस तरह तालीम हासिल कर सके, किस तरह जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो सके और किस तरह अपने कौम का नाम, अपने कौम को, उनके मुस्तकबिल को ऊपर ले जा सके, इसी फील्ड के ऊपर हमारी सेवा की टीम काम करती है। आप यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। अब किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है, लेकिन किस तरह बनना है ये किसी को नहीं पता। वही रास्ता हमारी सेवा की टीम बताती है, आपको गाइड्स करती है, आपकी रहनुमाई करती है। उसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम यहाँ पे लिया गया था और हम सेवा की टीम आपसे जुड़ चुके हैं
और आप भी हमसे जुड़ जाए, ताकि जो है आपको आपका मकसद हासिल करने के लिए आसानी जाए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आसिफ से, जो आपको तो पता है, आप सब लोगों ने सबसे ज़्यादा शादी अटेंड की। इसके अंदर जो है शादी अटेंड करने के अंदर एक बात होती है, जब तारीख निकलती है शादी की, तो मैंने उसमें गौर किया कि सबसे पहले वो तारीख निकालने में बच्चों के बारे में सोचा जाता है। कोई भी तारीख अगर आई तो बोलते हैं कि बच्चों के पेपर है, बच्चों के इंग्लिश टेस्ट है, बच्चों के स्कूल है। तो इंसान सोचता है वहाँ पे कि वाह वाह कितने अच्छे लोग हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, उनके तालीम के बारे में सोच रहे हैं, और वो बच्चों के स्कूल के देखते हुए अपने टाइम टेबल को शादी के अलग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पल देखता हूँ कि बच्चे जाके वही है, कोई बदलाव नहीं है उनके अंदर। तो इसका बदलाव नहीं होने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ रट लिया है कि हमको पढ़ना है, लेकिन हमारे वसीम सर हमको बोलते रहते हैं कि हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना ही है, हमको हमारा मुस्तकबिल बदलने के लिए पढ़ना ही है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना ही है। हमको ये बात को जो है रटना नहीं है, हमको ये बात को दिल में उतारना है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक शिकारी जो है शिकार करने के लिए गया, परिंदों का शिकार करता था। तो वो शिकार करने गया तो परिंदे बोल रहे हैं कि परिंदे जब वो शिकारी को देखते हैं तो परिंदे बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं खाएंगे तो बच जाएंगे। तो शिकारी सोचता है कि आज परिंदे अलग किस्म का सेंटेंस बोल रहे हैं, जुमला बोल रहे हैं, तो मायूस अपने घर वापस लौटता है। रास्ते में उसको उसका दोस्त मिलता है, कहता है कि आज शिकार नहीं मिला, आपकी संदूक खाली है। तो वो कहता है कि आज जो है परिंदे अलग किस्म का जुमला बोल रहे थे। तो वो उसके जुमला सुनने के बावजूद भी वो शिकारी जो अपना दोस्त को वापस लेके जाता है, और जब वो सुनता है कि वो परिंदे बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं खाएंगे तो बच जाएंगे, उसके बावजूद भी उसका दोस्त उसको जाल बिछाने लगाता है और दाना डालने के लिए लगाता है। जिस तरह वो जाल बिछा के दाना डालता है, सारे परिंदे वो दाना चुगने के लिए आ जाते हैं और शिकार हो जाते हैं। अब कहानी का मकसद ये है कि वो जो परिंदे थे उनके जबान पर से वो जुमला था, उन्होंने वो दिल में नहीं उतारे थे। अगर वो दिल में उतार लेते तो वो दाना खाने नहीं आते, शिकार नहीं होते। इसी तरह से हमारे सिर्फ जबान पे, हमारे माशरे में सिर्फ जबान पे लिखा हुआ है, जबान पे रटा हुआ है कि हमें पढ़ना है, लेकिन नहीं मेरे बच्चों, हमको पढ़ना ही है, हमारे कौम का मुस्तकबिल बदलना ही है, उसके लिए हमें पढ़ना ही है। उसी फील्ड पर जो है हमारी ये सेवा की टीम काम कर रही है, और मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि आपको इंशाअल्लाह अपनी बात, मेरी बात, हमारी सबकी बात समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है कामयाब हो। अल्लाह कामयाब करने वाला है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआएं करें, नमाजों का एहतमाम करें, तहज्जुद पढ़े, अपने जहन के बारे में मांगे अल्लाह से कि अल्लाह मेरा जहन खोल दे ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई साहब का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद इस मजलिस का जो इख्तिताम होने वाला है, बहुत जल्दी जो है इस मजलिस का जो इख्तिताम होने वाला है, तो इख्तिताम यानी इजहार तशक्कुर के लिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुअज़्ज़ज़ आली जनाब मोहम्मद वक़ार सर को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आए और अपने कलमात पेश करें। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनके तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आखिरी मरहला, अब आपको भी जानना है, एग्ज़ाम लिखना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तमाम जो सेवा की टीम है इसकी कारकर्दगी तमाम अराकीन ने आपके सामने तफसील से बयान किए। इसकी शुरुआत जैसा वसीम भाई ने बताया कि 2014 में यवतमाल से हुई। उसको यहाँ पर जो अपने सेक्रेटरी है अपने इदारे के अली जनाब शाहिद रशीद सर,
उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से सेवा की टीम को उन्होंने वरुण लेकर आए और उन्होंने हम सबको इस सेवा से जोड़े और तकरीबन 1.5-2 साल से सेवा का काम वरुण में भी शुरू हुआ। जितने तमाम अराकीन है, साथी है, सब अपनी दिलो जान लगाकर सेवा की कोशिशों में लगे ताकि बच्चों को कुछ दे सके। एक छोटी सी कहानी बताता मैं कि किसी जगह पर एक इमारत का काम शुरू था, वहां पर 3 मजदूर काम कर रहे थे। वहां से एक शख्स का गुजर हुआ तो उसने पहले मजदूर से सवाल किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो मजदूर चिढ़ गया, गुस्से में कहा दिखाई नहीं देता क्या मैं राज मजदूरी कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। वो शख्स थोड़ा आगे बढ़ता है और दूसरे मजदूर से वही सवाल करता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दूसरा मजदूर उसको जवाब देता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ताकि अपने अहले खाना का पेट भर सकूँ या अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। फिर वो शख्स आगे बढ़ता है और वही सवाल तीसरे मजदूर से करता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तीसरा मजदूर उसको देखकर मुस्कुराता है और बड़ा ही प्यारा सा जवाब देता है कि मैं घर बना रहा हूँ, मैं खूबसूरत सा घर बना रहा हूँ जिसमें एक परिवार आके रहेगा और अपनी जिंदगी बसर करेगा। तो इस छोटी सी कहानी से हमको क्या सीख मिलती कि काम एक ही है, एक ही तरह का काम तीनों लोग कर रहे हैं, लेकिन तीनों लोगों का उसको देखने का, सोचने का नजरिया अलग अलग है। पहला मजदूर वही काम कर रहा है लेकिन वो दिल उचाट पने से कर रहा है, उसका दिल नहीं है वो काम करने को, वो दिल उतरे पने से वो काम कर रहा है, इसलिए उसका वो काम कुछ कामयाब होने वाला नहीं। दूसरा मजदूर वो काम कर रहा लेकिन उस काम को लेकर उसकी सोच ना सकारात्मक है ना नकारात्मक है। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि अपने बच्चों का पेट भर सके, उसको काम से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ वो काम इसलिए कर रहा है कि अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन तीसरा मजदूर जिसका वसीम भाई ने बार बार बताया कि गोल होना जरूरी है, स्पेसिफिक गोल होगा तो ये अपन तरक्की कर सकेंगे। और पहले स्लोगन था, क्या था पहला स्लोगन कि कामयाब लोग चीजें अलग तरीके से, या कामयाब लोग अलग चीजें नहीं करते बल्कि वही चीजों को अलग ढंग से करते हैं, अलग उससे करते। तो तीसरा मजदूर का वही सोचने का नजरिया था, उसका एक एम था कि मैं एक घर बना रहा हूँ, उसकी सोच थी, एक नजरिया था कि मैं एक घर बना रहा हूँ, इसमें आगे एक परिवार रहेगा, अपनी जिंदगी बनाएगा। तो उसने अच्छी सोच रखा, अच्छे एम के साथ रखा। तो मेहनत दुनिया में सब लोग करते लेकिन सबको अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देता। तो सोच से, नजरिए से, एम से, जज्बात से, मेहनत से कामयाबी मिलती। तो सेवा की टीम का वही काम है कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनकी सोच है कुछ बनने की, उनकी सोच को जिला देना, परवान चढ़ाना और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना। जैसे एडवोकेट तौसीफ भाई ने कहा कि आप सिर्फ एक मुकाम तय करें, उसकी सीढ़ियां बताने का काम ये सेवा की टीम करेंगे। इंशाल्लाह 1.5 साल से हम वरुण में कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की उससे कि मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ और अपनी थोड़ा बहुत सबक देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं हमारे बुजुर्ग, शाहिद रशीद सर, रुस्तम सर और आसिफ भाई, इनके गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह कुछ हद तक कामयाबी दे रहा है और आगे भी कामयाबी होगी। तो आप लोग भी मेहनत करें और जहां पर भी कुछ भी अड़चन आए, कुछ ये टीम है, मैं हूँ आपकी मदद के लिए तैयार है। इस तरीके से वसीम भाई ने एक बात बताई कि कार्ड बनाओ, 2 कार्ड बताए ना आपको कि आधार कार्ड के साइज के 2 कार्ड बनाओ और उस पर लिखो कि आज और अपनी मंजिल। तो एक कार्ड का किस्सा सुनाता हूं। एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर आया था ब्रेड हॉक, वो शेन वॉर्न की स्टाइल में लेफ्ट आर्म चाइना में डालता था, पहला दुनिया का लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था। तो उसने अपने पहले मैच में सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया, वो पूरे ग्राउंड में नाचता रहा बहुत कुछ। सचिन तेंदुलकर उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। अब उसने सचिन को बोल्ड कर दिया तो दीवानों की तरह पूरे ग्राउंड में नाच रहे, पहला मेरा मैच और मैंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। बहुत खुश हुआ, तमाम मीडिया ने उसको खूब वाहवाही दी। मैच के बाद वो सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचा और उसने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल है, कीमती क्षण है कि मैंने अपनी दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ी, अपने आइडल सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। तो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए वो पहुंचा तो सचिन तेंदुलकर ने उसको ऑटोग्राफ के लिए कार्ड दिया और कार्ड पर लिखा कि ब्रेड हॉक, तेरी जिंदगी में ये क्षण दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या लिखा उसने? ब्रेड हॉक, तेरी जिंदगी में ये क्षण, ये पल, ये लम्हा दोबारा कभी नहीं आएगा, यानी तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी आउट नहीं कर सकेगा। तो इंडिया में जितने तरह के चाइना में बॉलर थे, 45-46 बॉलर थे, उन तमाम को सचिन तेंदुलकर को प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया गया। वो 13-13, 10-10 घंटे, 13-13 दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, लेकिन 13-13, 14-14 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करता था कि मैं इस तरीके से आउट ना हो। उसके बाद में ब्रेड हॉक का, सचिन तेंदुलकर का तमाम तरह के मैचेस में 20, टेस्ट, वनडे में 47 बार सामना हुआ, लेकिन 47 बार में कभी भी ब्रेड हॉक सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? कि उसने सिर्फ लिख के दे दिया, उसकी अहमियत नहीं है। लिखने के बाद उसने उस चीज को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करा, उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी 13-13, 14-14 घंटे प्रैक्टिस करा कि डबल से मैं उस पर आउट
ना हो, तो ये है मेहनत की। तो आपको जो कार्ड वैसे मैंने बोले कार्ड बनाना है, खाली लिख के छोड़ नहीं देना है। उन कार्ड पर जो तुमने लिखे एम लिखे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको सीढ़ियां चढ़ने के लिए मेहनत करना है। कोशिशों के तरकश में, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी ये उम्मीद जिंदा रख। उम्मीद जिंदा रखना है, कोशिश करना है, मेहनत करना है, कार्ड लिख के छोड़ नहीं देना है। जो कार्ड पर जो लिखे उसको हासिल करने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करना है, मेहनत करना है। प्रोग्राम का आखिरी मरहला, मुझे ज़ाहिर तशक्कुर के लिए कहा गया, तो मैं सेवा की तमाम टीम, हमारे इंजीनियर वसीम साहब, हमारे कारफरमा आसिफ शेख साहब, उनके फर्जन तौसीफ शेख साहब, हमारे हर एक आवाज़ पर लब्बैक बोलने वाले मोहसिन मिर्ज़ा साहब, हमारे क्या नाम अदनान भाई, समीर भाई, इज़हार सर, इमरान भाई, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस महफिल में आए, हमारी स्कूल को उन्होंने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, बच्चों को अपने ख्यालात से नवाजा। उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस शेर के साथ अपनी बात और इस महफिल का इख्तिताम करता हूँ कि हमेशा मैं शेर बोलता हूँ महफिल के इख्तिताम में कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। इस सेवा की महफिल में आके सोचते हैं, अगर हम आज ना आते तो बड़ा नुकसान होता। अभी जो है तलबा और तालिबात, 10वीं जमात के जो तलबा और तालिबात है उनको ये कार्ड बांटे जाएंगे। 9वीं जमात के तलबा तालिबात जो है वो अपनी क्लास में जाके बैठ जाए। 10वीं जमात के तलबा तालिबात यही बैठिए, पहले लड़के लोग जाए, भीड़ ना करें, आवाज ना करें। हाँ, मैं इमरान भाई की गुलपोशी के लिए अली जनाब मोहम्मद वकार सर को दावत देता हूँ कि वो इमरान भाई की गुलपोशी करें।